अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अक्सर ही जो है वो अब हमने शुरू किया है कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं और कुछ जो हमारे साथ एनालिस्ट होते हैं, मीडिया के लोग हैं या जो हम जिस जिस शोबे से भी जो ताल्लुक़ रखता है हम उन्हें इनवाइट करते हैं और उनसे हम बात करते हैं करंट सिचुएशन पे। तो जी आज हमें ज्वाइन किया है रज़ा सैयद साहब ने। आप इनका शो देखते ही रहते हैं, जी टीवी पे इनका शो आता है रात को 8 बजे। तो हम सबसे पहले रज़ा, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी बहुत शुक्रिया रज़ा कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे सदर साहब हैं, कल उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने परसों जो बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट उन्होंने बताई है कि जिसके तहत जो है वो मसाजिद को खोला जा रहा है। कल मैंने यही बात ताहिर मलिक साहब से भी पूछा था, लेकिन मैं आपसे भी यही सबसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सही है, और सबसे बड़ी बात जो पॉइंट्स उन्होंने बताए क्या उसको फॉलो किया जा सकेगा, इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, कौन चेक करेगा, किसकी क्या उम्र है, किसी को जुकाम तो नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा, देखिए, कल का सदर ममलिकत की तरफ से जो जारी हुआ और उलमा के साथ मशावरत का एक तवील सिलसिला है, उसके नतीजे में फिर कुछ मामला तय पाए उलमा और हुकूमत के दरमियान, और उन मामलात को बाकायदा शिक वाइज नुकात की शक्ल में जारी कर दिया गया अवाम उन्नास के लिए। सूरत हाल इतनी सादा नहीं है कि उसके ऊपर हम बहुत वाज़ेह तरीके से फॉर एंड अगेंस्ट बात कर सकें। सूरत हाल गंभीर इस हवाले से सबसे पहली जो कन्फ्यूजन या सबसे पहली जो एम्बिग्यूटी है सिचुएशन की, वो ये है कि आया ये कोरोना की वबा कितने अरसे तक जारी रहेगी? सवाल नंबर 1, किसी को जवाब मालूम नहीं है इसका। सवाल नंबर 2, इसके फैलाव के कितने खदशात मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूजी हालात के अंदर, इसका जवाब भी किसी माहिर के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, तीसरी जो बात है, तीसरा जो नुक्ता है, वो ज़मीनी और मारूजी हक़ाइक़ हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के अवाम के माशी हालात और पाकिस्तान के अवाम के सोचने का अंदाज़, इसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा आपको। अब अगर हम एक ऐसा मुल्क या ऐसी कौम या एक ऐसा खित्ता होते दुनिया का कि जहाँ रूल ऑफ लॉ भी बहुत मजबूत हो, जहाँ की इकोनॉमी भी इतनी इस हद तक कम से कम मजबूत हो कि वो कुछ अरसा खड़ी रह सके, मईशत का पहिया ना भी चल रहा हो, और तीसरी बात ये कि लोगों के अंदर हुकूमत की रिट को तस्लीम करना और हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करने की जो स्पिरिट है, या जो जज्बा है, या जो कह लीजिए सिविक सेंस है, वो भी हमारे यहाँ मिसाली नहीं है। तो ऐसे में फिर हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है माशरे के उन इन्फ्लुएंशियल तबकात से कि जो हुकूमत से नेगोशिएट कर रहे होते हैं अपने अपने सब्सक्राइबर या अपने अपने फॉलोअर के बिहाफ के ऊपर। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, यानी क्योंकि मुल्क में हुकूमत जो है वो खुद एक कमज़ोर हुकूमत है, हमारी पार्लियामान में थिन मेजॉरिटी रखती है, तो उनके पास यकीनन पार्लियामेंट की हद तक इतनी ताकत नहीं है कि वो एक तरफा फैसले ले सकें, तो उनको मशावरत पे तो चलना ही पड़ता है। 2 साल से यही सूरत हाल चल रही है। ऐसे में ताजिर बिरादरी का एक अपना बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, उलमा भी एक बहुत मौसर ताकत है इस माशरे की, क्योंकि उनकी आवाज़ को सुना जाता है। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ही जज्बाती अंदाज से और बड़े रिलीजियस अंदाज में उनके कहे हुए को पर यकीन करते हैं और अमल करते हैं, और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उलमा के जो फॉलोअर्स हैं वो उलमा की बात को उससे ज्यादा संजीदा लेते हैं कि जो वो हुकूमत की बात को लेते हैं। तो ये बात हुकूमत को भी पता है, और इन हकायक की रोशनी में, इन ज़मीनी हकायक की रोशनी में फिर हुकूमत जब मुज़ाकरात करती है, नेगोशिएट करती है, तो वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैसले करते हैं। जी। लेकिन ये इस तरह से कैसे चलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चीज जो है, ये कोरोना वायरस जो है, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और अभी हमने रिसेंटली देखा
کہ جو لال مسجد میں ان لوگوں نے نماز پڑھی تھی سب نے مل کے, اس میں کسی قسم کی اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا کہ لوگ ڈسٹینس پہ کھڑے ہوں, سب ساتھ ساتھ ہی تھے, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک جو ہے ایک دو گن مین بھی کھڑے کر دیے تھے, اور وہ ایک طرح کا سمجھے آپ کو جیسے وہ ایک اپنی ہی گورنمنٹ انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی, ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ ان اسٹیٹ کی ایک پالیسی وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی. جبکہ اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانے میں پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہاں پہ ایک آپریشن بھی کیا تھا جس کے خلاف بھی لوگ بہت بولے تھے, وہ بھی کیونکہ ایک ایکسٹریم پہ ایک چیز چلی گئی تھی. لیکن اگین پھر انہوں نے وہی حرکت کی ہے, اور پھر اس طرح سے دوسرا پاکستان میں ابھی اگر آپ کو صحیح اندازہ ہو تو ابھی تک ہم جو کیسز ہیں ان کو ٹھیک سے نہیں لے سکے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں. تو زیادہ تر وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بم جو ہے یہ ابھی چھپا ہوا ہے, یہ ہم لینڈ مائنس کی طرح ہیں, جس وقت اس پہ پاؤں پڑ گیا اس وقت ہمارے جیسے کہ جو ہے نا 14 طبق ہمارے روشن ہو جائیں گے. صحیح ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مذہبی طبقات ہیں ان کا بھی جو ریلیشن ہوتا ہے اپنے فالوور کے ساتھ, اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ یعنی معاشرتی حوالے سے اگر اس کو ایگزامن کریں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے, یا اس کو عالم کہہ لیں آپ یہاں پر اس کانٹیکس میں, تو عالم کا جو فالوور ہے وہ عالم کو ایک غیر معمولی مقام پر اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے, اور اس کی بات کو وہ ایک تھوڑی سی سپر نیچرل اتھارٹی کا حامل شخص سمجھتا ہے اس کو. ایسے میں اگر ایک یہ بالکل ایک تجزیہ ہے, اس سے ڈس ایگری کوئی بھی کر سکتا ہے, ایسے میں اگر ایک ایسے عالم کے جن کی ہزاروں لاکھوں میں فالوئنگ ہو, اگر وہ کسی ڈاکٹر کے مشورے پر علل اعلان عمل شروع کر دیں گے, یعنی سائنس کو اگر وہ ایکسیپٹنس دے دیں گے بہت زیادہ, تو ان کو شاید یہ خدشہ بھی ہو جائے گا کہ ان کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد جو سائنس وائنس کو اتنا زیادہ نہ سمجھتی ہے, نہ جانتی ہے, نہ مانتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ان کے کیمپ میں سے نکل کے اور سائنس کے کیمپ میں نہ چلے جائیں. یہ تھوڑی سی دور کی کوڑی ہے, لیکن یہ بھی ایک تھوڑا سا اپنے اپنے فالوورز کو اپنے فولڈز میں رکھنے کا ایک بندوبست بھی نظر آتا ہے کہ جناب میرا فالوور مجھ سے باہر نہ جائے, تو پھر میں کچھ ایسا کروں گا کہ جو مختلف ہوگا. اگر میں نے وہی بات مان لی جو پولی کلینک کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے, تو کل کو یہ آدمی میرے پاس آنے کی بجائے پولی کلینک چلا جائے گا. یہ بھی ایک تھوڑا سا کار فرما ہوتا ہے سوچ اس کے پیچھے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک سوشیو پولیٹیکل پہلو ہے کہ جی مجھے اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے اپنی انفرادیت کو کسی نہ کسی طرح سے زندہ رکھنا ہے. اب اس انفرادیت کی قیمت میں اگر کسی کی جان چلی جائے یا کسی کی صحت پر سوالیہ نشان لگ جائے تو یہ فیصلہ پھر میرا ہی ہے, اور تاریخ جب مجھے جج کرے گی تو پھر میرے فیصلوں کے تناظر میں ہی جج کرے گی کہ بھائی صاحب نے اپنی کام کو چلانے کے لیے دوسروں کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا, دوسروں کی جان بچائی یا دوسروں کی جان کو ہلاکت میں ڈالا. اس کا فیصلہ تو تاریخ اور وقت. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا ہے نا, جب سارے بزنسز کھول دیے ہیں تو پھر مساجد کیوں نہیں, یعنی تو اس مسجد کھولنے کو اور جو ریلیجس کام کرتے ہیں اس کو بھی ایک بزنس کے طور پہ ہی شاید کاؤنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھی میرا خیال ہے چندے آتے ہیں, جو ڈونیشنز وہ جمع کرتے ہیں مساجد سے اور دوسرے طریقوں سے جو ہوتے ہیں نا پیری فقیری, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جتنا پیسہ بزنس بیچنے میں کسی چیز میں نہیں تو شاید اس میں بھی کچھ نقصان ہو رہا ہوگا. مولانا صاحب سے منسوب جس بات کا آپ نے ذکر کیا, مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب کا مطمع نظر کاروباری تو قطعاً نہیں ہوگا اس معاملے میں. انہوں نے یقیناً یہ بات اسی کانٹیکس میں کہی ہوگی کہ جناب اگر آپ لوگوں کو دکان کھول کے ضرورت زندگی کا سودا بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو میڈیکل اسٹور یا فارمیسی کھول کے دوائیں بیچنے کی اور خریدنے کی اجازت دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے اور 4 لوگوں کے درمیان جانا پڑ رہا ہے. تو پھر ایسے میں اللہ کا گھر کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر کو بھی احتیاط کے ساتھ اگر لوگ وہاں جانا آنا اپنا شروع کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ان کا اور دیگر جو علماء کرام ہیں ان کا جو مطمع نظر ہے وہ میرے حساب سے تو یہی ہے. لیکن ظاہر ہے تنقید کرنے والا, سوال اٹھانے والے کا حق ہے کہ وہ اپنی عقل سمجھ یا جو اینگل اس کو نظر آ رہا ہو اس حوالے سے وہ سوال اٹھائے, اور اس کا سوال اٹھانا بنتا ہے, اور میرا خیال ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے. علماء کو جواب دینا چاہیے اس بات کا کہ جناب ہم اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو ہماری یہ جواز ہیں, اور ہم سائنس کو اس حد تک تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ بات کل کے علماء کو کرنی چاہیے. اور ایک چیز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے سندھ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ
10 लाख लोग हैं, तो उस 10 लाख लोगों में जो है वो सिर्फ 4040 या इस तरह से कुछ 440 या कोई इस तरह की फिगर दी जा रही थी कि बहुत कम फिगर दी जा रही थी जो टेस्ट हुए हैं। तो एक जो हमारे यहाँ केसेस अभी तक हमें कम नजर आ रहे हैं, या इसकी वजह ये तो नहीं हो सकती कि हम लोग टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो हमसे अभी तक छुपा हुआ है जो खतरनाक साबित हो सकता है? ये बात आपकी बहुत लॉजिकल है कि क्योंकि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में क्या एक किसी एक सूबे का क्या नाम लेना, पूरे ही पाकिस्तान में टेस्टिंग की सहूलत और उससे रिलेटेड जो वसाइल हैं उसकी शदीद कमी का सामना है। और ऐसे में यकीनन जब आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आबादी का उस तनासुब से कि जिस तनासुब से लोग मौजूद हैं, 22 करोड़ अवाम का ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, तो यकीनन जो हमारे नंबर्स टेस्ट के नतीजे में सामने आ रहे हैं वो इसलिए भी कम है। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि हमारे पास टेस्टिंग का निज़ाम की जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर हमारे पास उतनी कैपेसिटी टेस्टिंग की आ जाए जैसी जर्मनी, यूरोप या इवन अमेरिका के पास है, तो ऐन मुमकिन है कि हमारे यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद इससे कहीं ज्यादा रिफ्लेक्ट होना शुरू भी नजर आ रही है। करने वाली भी है और परेशान कुन भी है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला मामला है। अगर आपको पता नहीं है तो आप सुकून से रहिए, और अगर आपको पता है तो फिर आपकी परेशानी में इजाफा है। हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि छुपाया भी जा रहा है इस बात को किसी हद तक, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग इस बात से बहुत घबराते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये कोरोना वायरस निकल आया और उस सूरत में कोई किसी की वफात हो गई, किसी की डेथ हुई, तो वो आपको पता है कि वो कहेंगे कि जनाजे में ना जाओ, वहां तक ना जाओ। तो ये चीज भी एक समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं नाम तो नहीं लेना चाह रही, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ेगा कि सिंध की ही बात हुई थी कुछ दिन पहले, फिर टीवी पे बताया जा रहा था कि 300 के करीब जो है वो डेथ्स हुई हैं 15 दिनों में, जिनमें मेजॉरिटी का नहीं पता कि उनको कोरोना था या नहीं था, और ना ही खानदान वालों ने उसको टेस्ट करने की इजाजत दी है। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और इस चीज से हम किस तरह से बच सकते हैं, या हम इंतजार करें कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर साहब कभी कहते हैं कि जी 195 को मर जाना चाहिए था, कभी कहते हैं हमारे पास 15,000 केसेस आ जाने चाहिए थे। तो क्या हम इंतजार करें कि हमारे पास इतने ज्यादा केसेस आ जाए तभी हम कोई सख्ती करेंगे, लोगों के मरने का इंतजार करें? देखिए, सोशल स्टिग्मास जो हैं वो हर सोसाइटी में होते हैं, और पाकिस्तान जैसा जो सोसाइटी है, बल्कि ये पूरा खित्ता बर्रे सगीर का जिसमें दीगर भारत भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका, भूटान और इस आसपास के जो दीगर ममालिक हैं, उन सभी में एक सोशल स्टिग्मा का पहलू भी है, और ये तालीम और शऊर से जुड़ी होती है बात। यानी सोशल स्टिग्मा से मुराद ये कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव का केस हो जाता है, तो फिर उस फैमिली को एक एक अरसे तक जो है एक सोशल आइसोलेशन का सामना होता है। और वो सोशल आइसोलेशन इसलिए हो रही होती है कि ज़ाहिर है लोग एहतियात करना चाहते हैं कि जी हमें ना लग जाए, ये लगने वाली बीमारी है। ऐसे में वो फैमिली जिसको सोशल आइसोलेशन का सामना हो, जो कोरोना को भुगत भी रही हो और लोग भी उससे दूर रह रहे हों, तो उनके लिए बड़े नफ्सियाती मसाइल हैं इसके अंदर, उनके लिए बड़े और फिर वो जो आइसोलेशन है, सोशल आइसोलेशन, वो इकोनॉमिक आइसोलेशन में कन्वर्ट हो जाती है कि जी आपके खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ काम करने वाले की फैमिली में कोई केस हो जाए, तो आपने तो उसको कह देना कि भाई माफ कीजिए, आप कल से काम पे ना आइए, हमें डर लग रहा है कि आपके आने की वजह से हमें हो जाएगा। मतलब अगर आप ये अल्फाज नहीं भी कह रहे होंगे तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये चीज होगी। तो ये वो सोशल स्टिग्माज हैं जो जिसका इस वक्त कोई परहैप्स कोई शॉर्ट टर्म में कोई इलाज नहीं है। ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको ये लोगों का शऊर में इजाफा करना है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कोरोना की शक्ल में पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और दुनिया के अवाम और हुकूमत के लिए, कि वो अपने अपने उन एरियाज को रिविजिट करें कि जो कमजोर साबित हुए माशरती तौर पर, माशी तौर पर और तिबी तौर पर, और उनको मजबूत करें ताकि कोरोना के बाद अगर दोबारा कभी कोई वबा इस दुनिया में आती है या किसी एक खित्ते में आती है तो उसका एक बेहतर मुकाबला करने की सलाहियत हो। बड़ा अजीब सा लगता है, आज से 100 साल पहले
दुनिया में स्पेनिश फ्लू की वबा आई थी, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उसमें अमवात हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 100 साल के अरसे में दुनिया ने शायद हर सिमत में तरक्की कर ली, लेकिन वबाई अमराज से बचाव के हवाले से इतनी ज्यादा कोई तैयारी साइंसी बुनियादों पर भी नहीं और माशी बुनियादों पर भी हुई हुई नजर नहीं आई हमें। गोया कि इन 100 सालों में पूरी दुनिया ने कोई संजीदा सबक नहीं सीखा वबाई अमराज से किस तरह से निमटा जाए। तो अब इस कोरोना वबा ये कब सिमटती है, कितने लोग जिंदा बचते हैं, उनके लिए चैलेंज होगा कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर प्लानिंग और एक बेहतर एहतियात का और सस्टेन करने का, जिंदगी को जारी और सारी रखने का कोई बंदोबस्त कर सके। जी, एक आखिरी सवाल है रजा आपसे कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया को समझना पड़ेगा, लेकिन साउथ एशिया में खास तौर से जो पाकिस्तान और भारत आते हैं, हमारे यहाँ ये देखने को भी मिला है कि जब हमारे यहाँ पोलियो वर्कर्स जाते हैं पोलियो कतरे पिलाने के लिए, तो ना सिर्फ मारा जाता है, कई बार जान से मार दिया गया। इसी तरह मैं आज देख रही थी इंडिया से भी कुछ न्यूज इसी किस्म की आ रही थी कि सैनिटाइजर और उस तरह के स्प्रे के लिए किसी इलाके में जो लोग गए थे उनमें से लड़का था, तो उसको वहां के लोगों ने तो इस कैसे लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये आपकी मदद के लिए, आपकी जान बचाने के लिए, तो मतलब भी आपके बच्चों की जिंदगी के बचाने, मासूम से बचाने के लिए, क्योंकि ये समस्या हमारे देखने में आया है। इस खित्ते में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका और ये जो सार्क ममालिक हैं, इन सभी में ये बात अफसोस के साथ मुश्तरका नजर आती है कि अवामुन्नास जो हैं वो मालूमात के लिए जो इन्हिसार करते हैं जिन जराए पे, वो वेल डिफाइन नहीं है। मिसाल देता हूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर कोरोना एक मेडिकल मामला है, तो कोरोना के मामले पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा काबिल अमल राय डॉक्टर की होनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए और उसके मशवरे पर अमल करना चाहिए। लेकिन पता क्या चल रहा है कि जनाब कोरोना के बारे में मालूमात के लिए भी लोग 8 बजे का शो देख रहे हैं बैठ के ना, कि जी वो 8 बजे फलां साहब के शो में कोई काम की बात हमें लगेगी तो हम उस बात को अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब डॉक्टर की बात सुनने की बजाय आप टॉक शो के जो शुरका हैं उनकी बात की बुनियाद पे आप अपनी राय कायम कर रहे हैं। ये डायरेक्शन गलत हो गई। इसी तरह अगर आपको मईशत के हवाले से कोई मशवरा दरकार है तो माहिरीन मईशत से रब्ता कीजिए, लेकिन उसके लिए भी आप अगर अपने मस्जिद के पेश इमाम से मशवरा लेना शुरू कर दें माशी मामलात में, तो ये थोड़ा सा मिसफिट हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम इस खित्ते में आपको नजर आती है कि हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि हमें किस चीज के बारे में किससे पूछना है। हेल्थ इशू है, डॉक्टर से पूछिए, फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए, लीगल इशू है, कानून के माहिरीन से पूछिए। आप इन्हिसार ना कीजिए सब्जी वाले की दुकान पे होने वाले तबसरे के ऊपर, आप इन्हिसार ना कीजिए अपनी गली के चौपाल में होने वाले डिस्कशन के ऊपर। ये एक डिलेमा है इस पूरे खित्ते का और शायद ये तालीम और शऊर से जुड़ा हुआ है ये मामला। जी बिल्कुल जी। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रजा आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम आपको जहमत देते रहेंगे डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। और आजकल तो आपको पता ही है कि हर तरफ कोरोना हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपसे हम फिर राब्ता करेंगे और फिर आपको रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।